हेलो यूट्यूब। सो टुडे द डेट इज 18th नवंबर। कल ये प्रोग्राम शुरू हुआ था सारथी का प्रीलिम्स नेविगेटर। एंड कल से मैं अपना प्रीलिम्स प्रिपरेशन शुरू किया है मैंने। एंड कल ओरिएंटेशन हुआ था। कल के वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि क्या क्या है इस प्रोग्राम का फीचर्स एंड हाउ आई विल बी कंटिन्यूइंग माई जर्नी अहेड। तो कल ओरिएंटेशन हुआ था और कल सिलेबस मिला था आज के टेस्ट के लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स हैं उसका आज टेस्ट होगा। तो कल मैंने ये कंप्लीट कर लिया था। कल का जो सिलेबस था तो इस पे एक टिक लगा देते हैं। कल का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था मैंने और आज मैंने टेस्ट दिया था सुबह। और सुबह टेस्ट का यह है रिजल्ट। मैंने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भी इस पे ऐड कर दिया है एंड आई विल ट्राई टू डू दिस एवरी डे। तो क्योंकि ये पहला टेस्ट था और इकोनॉमी मेरा थोड़ा स्ट्रेंथ भी है, तो कल के टेस्ट आज के टेस्ट में मुझे 50 आउट ऑफ 50 मिला है। और ये जो टाइम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 मिनट 41 तो इट्स नॉट लाइक कि मैंने 2 मिनट्स 41 में पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो द थिंग इज कि दे प्रोवाइड अ पीडीएफ ऑफ क्वेश्चंस एंड वी कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द टेस्ट इन देयर पोर्टल। ठीक है, तो आई प्रेफर टू डाउनलोड द पीडीएफ एंड देन सॉल्व इट एंड देन अपलोड माई आंसर्स टू देयर पोर्टल ताकि इवेल्युएशन हो जाए और वो डिटेल मिल जाए बेसिकली। तो ये जो 2 मिनट 41 है ना, 2 मिनट 41, ये मुझे आंसर्स अपलोड करने में लगे हैं। सॉल्व करने में मुझे अराउंड 25 मिनट्स लगे थे। मैंने स्टॉपर्स तो नहीं लगाए थे क्योंकि टाइम का इशू है नहीं मुझे। तो मैं मेरा रीडिंग काफ़ी फास्ट है क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। तो आई हैव अ रीडिंग हैबिट, तो जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पढ़ने में। तो रीडिंग पढ़ने में बेसिकली। तो ये टाइम उस चीज़ का है, आंसर अपलोड करने का टाइम। और जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी कंपैरेटिवली इजी लगे मुझे। उसका मे बी दो रीज़न है। एक रीज़न तो है कि इकोनॉमी मुझे बहुत पसंद है पढ़ना, मैंने बहुत मन से इकोनॉमी पढ़ा है और शिविन सर के ही नोट्स से मैंने पढ़ा है, शिविन सर के ही लेक्चर्स से 2025 में। मतलब इस साल के प्रीलिम्स के लिए इसी साल जनवरी में पीआरपी में सर ने इकोनॉमी लिया था, शिविन सर ने। तो मैं उसका पार्ट था एंड ही टॉट इकोनॉमी with very conceptually without making a lot of things to remember। बस जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ही रिमेंबर करवाया उन्होंने। तो कंसेप्चुअल आज का जो पेपर था वो पूरा कंसेप्चुअल था क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में देयर्स नथिंग टू मेमोराइज। और कल का भी जो टेस्ट है उसमें भी कुछ मेमोराइज करने के लिए नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लुएंट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा भी अगर मतलब आउट ऑफ कंसंट्रेशन हुए तो यू विल लूज द मार्क्स देयर। तो बेसिकली जो भी है आज का पहला टेस्ट तो सक्सेसफुल रहा, 50 आउट ऑफ 50 मिला है। विल ट्राई टू गेट एटलीस्ट 45 प्लस आउट ऑफ 50 इन ऑल द टॉपिक वाइज टेस्ट, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट में आप बस पिछला दिन पढ़ के जा रहे हो और अगले दिन टेस्ट दे रहे हो वही टॉपिक्स के। तो यू शुड बी गेटिंग मतलब मैक्सिमम मार्क्स। फिर एफएलटी में कम होगा, फिर सेक्शनल में कम होगा और सब्जेक्ट वाइज में भी कम होगा मार्क्स, बट ऐसे टॉपिक वाइज में वी शुडंट टारगेट लो मार्क्स। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है, कल फिर मेरा इस जगह पे टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे नवंबर 19 वेडनेसडे यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो आ जाएगा और उसका सिलेबस जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो मैं ये दो टॉपिक्स आज सुबह से पढ़ रहा हूँ। मतलब टेस्ट दिया मैंने 12 बजे के आसपास और उसके बाद 12 से 12:30 तक मैंने मान लो टेस्ट दिया और तब से लेके लगभग 1 बजे से लेके अभी तक, अभी हो रहा है 8:04 हो रहा है, तो अभी तक मैं यही दो टॉपिक पढ़ रहा था और बीच में मैं थोड़ा बाहर भी गया हुआ था। तो द थिंग इज कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे जो सब टॉपिक्स हैं उनका थोड़ा अगर एक्टिव रिकॉल किया जाए, एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस थिंग कि रोज रोज बस टारगेट बताने से अच्छा मैं अपना अगर एक्टिव रिकॉल भी करूँ तो मेरा भी हेल्प होगा और मतलब कुछ कंटेंट बनेगा। मतलब ऐसे ही सिर्फ टारगेट बता के चले जाना इज नॉट डूइंग मच। तो धीरे धीरे इसको और अपग्रेड करते हैं वीडियो को। तो अगर आज के टॉपिक्स का एक्टिव रिकॉल करें तो पहला जो सब टॉपिक आ जाएगा इसका
मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ जाएगा। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब हो गया कि एक फर्म है इसमें, और एक हाउस होल्ड है, ठीक है। इसी से हम चीजें खरीदेंगे और यही वापस पैसा सामान जाएगा, और यही पैसा इसके पास आएगा, और वही पैसे से ये फिर सामान बना के यहाँ बेचेगा। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये है एकदम बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। इसके बाद इसमें गवर्नमेंट आ जाएगा, इसी में टैक्स आ जाएगा, इसी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाएगा। तो टैक्स क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इंपोर्ट भी लीकेज हो जाएगा। पर एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट इंजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं उसका पैसा हमें मिलेगा, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वो ऐड हो जाएगा। पर अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो पैसा बाहर चला जाएगा। बैंक में सेविंग्स करेंगे तो वो भी एक लीकेज का काम करेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। इस पे पूरा इकोनॉमी पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, और मैं क्वालिफाइड भी नहीं हूँ इकोनॉमी पढ़ाने के लिए। पर एज ए एस्पिरेंट मैं एक्टिव रिकॉल करूंगा, तो शायद दूसरा कोई एस्पिरेंट को हेल्प होगा, या फिर मैं ही बाद में अगर मुझे कोई टॉपिक रिवाइज करना होगा तो आई कैन वॉच माई ओन वीडियोज। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो ग्राफ्स होती थी वो होता था डिमांड एंड सप्लाई का। वही चीज मैक्रो इकोनॉमिक में हो गया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या हो गया कि पूरा जीडीपी जो है ना, वो हो गया एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ ऐसा बनता है। ये है शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई। लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई का ऐसे बनता है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन सब कुछ इक्विलिब्रियम में सेटल हो जाता है। ठीक है, ओके। एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम यही था जो मैंने अभी बनाया था। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड, ये हो गया शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई, और ये हो गया लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई, और ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और उसके बाद अब ये ग्राफ शिफ्ट वगैरह तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे शिफ्ट करना है। तो ये बेसिकली जो शिवन सर से पढ़े, या फिर कोई जो मतलब अच्छे से कोई ऐसा एडुकेटर से पढ़ा है इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में जिनका कुछ वो है बैकग्राउंड है, तो उन्होंने ग्राफ वगैरह से पढ़ा होगा। बाकी यूपीएससी के लिए इकोनॉमी अगर पढ़ना है तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप ग्राफ पढ़ो, पर अगर आप ग्राफ पढ़ते हो तो आपका मेमोराइजेशन काफी हद तक कम हो जाता है। करेक्ट। अच्छा, उसके बाद अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जाए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज आर नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसी का हम लोग अगर निकालिए तो लैंड के बदले में हमें रेंट देना पड़ता है, लेबर को हमें वेज देना पड़ता है, कैपिटल में इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट लॉस। तो WIPR ये हो गया। अगर यही सब हम प्लस कर दें तो ये हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, कि हम कैसे अपना जीडीपी वगैरह बेसिकली। ठीक है, तो जीडीपी हमारे यहाँ कैसे होता है मेजर? ठीक है, पहले होता था कि ASI का हम लोग डेटाबेस लेते थे, जिसमें 20,000 फर्म्स होता था, उसके बेसिस पे हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते थे। अब हम 2015 के बाद से चीज़ें चेंज हो गई है। अब हम यूज़ करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डेटाबेस। उसमें अब 2 लाख 2 लैक्स फर्म्स है, या फिर 20 लैक्स फर्म्स है, मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है। तो बेसिकली उसकी बेसिस पे हम जीडीपी एस्टिमेट करते हैं। तो जीडीपी बेसिकली है क्या? जीडीपी इज total goods and service produced in a given year in a given मतलब टेरिटरी। ठीक है, और जीडीपी के लिए जो टेरिटरी होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एक तो जियोग्राफिकल टेरिटरी होता ही है, और एम्बेसीज जो होता है ना, वो भी जीडीपी में काउंट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका में अगर इंडियन जीडीपी है तो वो इंडियन एम्बेसी है तो वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, अमेरिका के लैंड में अगर इंडियन एम्बेसी है,
ठीक है, तो वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो सी का भी होता है नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आप लोगों ने पढ़ा होगा EEZ, उसका भी हम लोग का अपने ही देश का जीडीपी में काउंट होता है। और जीएनपी हो गया कि इंडियन नेशनल, ठीक है, इंडियन नेशनल वर्ल्ड के कोई भी देश में, ठीक है, कोई भी देश में कोई भी जगह पे अर्न करे कुछ, वो इंडिया के जीएनपी में आएगा। करेक्ट, ये भी हम लोग का हो गया। अच्छा, थ्री टाइप्स ऑफ हम लोग का वो होता है कि जैसे ये होता है, मान लो हमारा फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इससे होता है बेसिक प्राइस कोई भी चीज का, ठीक है, और इससे होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। अब जो जीडीपी कैलकुलेट होता है वो होता है मार्केट प्राइस पे, और क्रॉस वैल्यू एडिशन जो होता है जीवीए जो होता है वो बेसिक प्राइस में होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम फैक्टर कॉस्ट से, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे जाना है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस में जाना है, तो इसमें प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड हो जाएगा और प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस हो जाएगा। और बेसिक प्राइस से अगर हम मार्केट प्राइस में जाएं तो इसमें प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएंगे और प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन मूव थ्रू दिस। और इसमें अगर उल्टा आना है तो हम इसमें ऐड कर देना सब्सिडी, और इधर आना है तो इसमें भी ऐड कर देना सब्सिडी और टैक्स माइनस कर देना, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ग्रॉस और नेट, जीडीपी और एनडीपी में क्या फर्क है। तो जो एन है और जी है, मतलब क्रॉस और नेट, इसके बीच में जो चीज है वो है डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, तो वो नेट में वो हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। अब डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट वेर एंड टीयर, ठीक है। मान लो कोई मशीन है, ठीक है, वो तो कैपिटल है, तो वो मशीन का ईयरली कुछ मेंटेनेंस आता है, ठीक है, कि उसका कुछ पार्ट्स चेंज करना पड़ सकता है, उस पर कुछ ऑयल वगैरह ऐड करना पड़ सकता है, तो डेप्रिसिएशन होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन सब्सट्रैक्ट depreciation and you can convert gross to net, ठीक है। अच्छा, और अगर हम लोग देखें कि नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ये तो जीएनपी हो गया, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी को अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा एनएनपी। और एनएनपी जो होता है यही होता है हम लोग का नेशनल इनकम, ठीक है, यही होता है नेशनल इनकम, हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग को पर्सनल निकालना होगा तो उसमें कुछ टैक्स वगैरह माइनस कर देंगे। पर्सनल डिस्पोजल इनकम निकालना होगा तो उसमें भी नॉन टैक्स पेमेंट और टैक्सेशन पेमेंट ये सब माइनस कर देंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। और क्या बच रहा है मेरे पास? कुछ है नहीं टॉपिक्स के लिस्ट, सब टॉपिक्स के अगर लिस्ट होता तो हेल्प होता, बट वो रखने से फिर एक्टिव रिकॉल का जो पर्पज है वो डिफीट हो जाता है। आपको टोटली खुद से दिमाग में प्रेशर करके सारा चीज याद करना है बेसिकली, ठीक है। तो मोस्टली चीजें आई थिंक कवर हो चुकी है, और कुछ रह गया तो रह गया। और कल टेस्ट के पहले मैं एक बार रिवाइज कर लूंगा ताकि मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे अचीव हो, एटलीस्ट फॉर द टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा फॉरेस्ट ऐप है, ठीक है, उस उसमें मैं अपना रोज का स्टडी आवर्स, ठीक है, ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे मुझे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं पोस्ट टैब में करता था, पर उसमें क्या होता था कि थोड़ा स्पैम टाइप का होता था पोस्ट टैब, तो शॉर्ट्स वीडियो में डे वाइज मैं अपना फॉरेस्ट ऐप का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा हूँ, और उस पर मैं नेक्स्ट डे का टारगेट भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये काम मैं शाम को कर देता हूँ 6 बजे के आसपास। तो 6 बजे आपको ये चीज पता चल जाएगा कि कल का क्या टारगेट है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट डे का क्या टारगेट है, ठीक है। तो उसके बाद तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करता ही हूँ कि आज क्या हुआ और वगैरह वगैरह। तो आज का समरी यही है कि आज टेस्ट हुआ, टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स मिला है, 50 आउट ऑफ 50 मिला है, क्योंकि बेसिक टॉपिक्स था और क्वेश्चन भी इजी थे, शिविन सर के नोट्स सही थे। और लास्ट ईयर भी मतलब इसी साल 25 का प्रीलिम्स में भी शिविन सर के नोट से ही मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे यूपीएससी में। और एक था वो न्यूमेरिकल, एक था वो भी सर ने सॉल्व करके दिखाया था अच्छे से क्लास में। तो वही बात है,
कि मोस्टली चीज़ें सॉल्व हो गई थी, तो आई एम पर्सनली रिलाइंग ऑन हिज नोट्स ओनली। बाकी आपको अपना चॉइस है। सो या more or less that is it for the day. Keep smiling.